हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे संपूर्ण हिंदी साहित्य की सीरीज़ को। हम पढ़े हैं अभी आदिकाल, 4 लेक्चर इसके हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 5 है और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चंद बरदाई के बारे में। उनकी साहित्यिक विशेषता क्या थी और भाषा शैली कैसी थी। तो चंद बरदाई, जैसे कि हमें पता है कि पृथ्वीराज रासो की रचना उन्होंने की है। साथ ही वो राजा पृथ्वीराज के राज दरबारी कवि भी थे और उनके दोस्त भी थे। तो उनकी कुछ विशेषताएं हैं उनके साहित्य की। तो सबसे पहली है प्राकृतिक चित्रण। तो प्रकृति का चित्रण कैसे किया था उन्होंने? कवि ने प्रकृति चित्रण के संदर्भ में समय समय पर अपनी रुचि का परिचय कराया है। चंद बरदाई ने अपने रासो ग्रंथ में मात्र प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन रूपों का वर्णन किया है। आलंबन और उद्दीपन रूप क्या होते हैं, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हर मनुष्य के मन में कोई स्थायी भाव पहले से ही होता है, लेकिन वो किसी न किसी कारण जागते हैं। ठीक है, तो स्थायी भाव को जगाने वाले कारण, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या कोई परिस्थिति हो, उसे विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन विभाव क्या होता है कि स्थायी भाव को जगाने वाले कारण, जो कि कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है या कोई परिस्थिति हो सकती है, उसे आलंबन विभाव कहा जाता है। जैसे कि लक्ष्मण को देखकर परशुराम को क्रोध हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर लक्ष्मण क्या है, क्रोध के लक्ष्मण के कारण ही क्रोध आया था, तो लक्षण आलंबन विभाव है। ठीक है, इसी तरह श्री कृष्ण को सुदामा की हालत देखकर बहुत ही रोना आया था, तो सुदामा की दीनहीन दशा उनके स्थायी भाव को जगाती है, इसलिए सुदामा आलंबन विभाग है। अगर हम बात करते हैं उद्दीपन क्या होता है, तो उद्दीपन का अर्थ होता है बढ़ाना या फिर तेज करना। जैसे आग में घी डालकर उसे तेज किया जाता है या उद्दीपित किया जाता है, इसी तरह स्थायी भाव को भी और तेज करने वाले कारण उद्दीपन विभाव कहे जाते हैं। जैसे लक्ष्मण का परशुराम को ललकारना, व्यंग करना, मुस्कुराना उनके क्रोध को और बढ़ा देता है, तो ये उद्दीपन विभाव है। ठीक है, तो जिन्होंने हिंदी में मास्टर्स कर रखी है ये सब उन्हें समझ में आ गया होगा, और जिन्होंने नहीं किया हुआ है, पीसीएस के या यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इतना डिटेल में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने आपको यहाँ से बता दिया है कि उद्दीपन और आलंबन विभाव क्या होते हैं। तो इस कारण अब जो वो युद्ध का वर्णन करते थे, जल क्रियाएँ करते थे, आखेट होता है शिकार पे जाना, नगर सच्चा, विवाह आदि का वर्णन करते हुए कवि ने प्रकृति की सूक्ष्म सुंदरता का अतिशय वर्णन किया। अतिशय मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया है। तो ये जो पैराग्राफ है इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ उनकी साहित्यिक विशेषता पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ना चाहते तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। इसी तरह उन्होंने कमलों के दल की स्थिति का भी वर्णन किया है इस पैराग्राफ में। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार होता है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति होता है। तो उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है, कौन से विभाव में? आलंबन और उद्दीपन विभाव में। ठीक है, और अतिशयोक्ति अलंकार का इसमें यूज़ किया है। अब हम बात करते हैं सौंदर्य चित्रण के बारे में, कि सौंदर्य का चित्रण उन्होंने कैसे किया है। जैसे कि हमें पता है कि पृथ्वीराज रासो वीर गाथात्मक काव्य है, जिसमें वीर गाथा कही जाती है। पहले क्या होते थे कि जो राजा के राज दरबारी कवि होते थे ना, वो उनके साथ युद्ध पर भी जाते थे और उनकी वीर गाथाओं को बढ़ा चढ़ाकर कहते थे, अतिशयोक्ति वर्णन करते थे। जैसा ऐसा होता नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता था। लेकिन कवि ने आवश्यकता अनुसार सौंदर्य चित्रण में अपनी विलक्षण काव्य प्रतिभा का अपूर्व परिचय दिया है। तो वीर गाथात्मक काव्य तो है ही, पृथ्वीराज की वीर गाथा को बहुत बढ़ा चढ़ा के तो बताया ही है, साथ ही सौंदर्य चित्रण भी बहुत अच्छे तरीके से किया है। पृथ्वीराज रासो अपने नखशिख सौंदर्य वर्णन में अद्वितीय स्थान रखता है। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य है किसके द्वारा लिखा गया है? चंद बरदाई के द्वारा। वो नखशिख सौंदर्य वर्णन में अपना अद्वितीय स्थान रखता है, उनकी जैसा कोई और नहीं है। इसमें एक से बढ़कर एक सौंदर्य उपमाओं की भरमार है। कवि ने नायिका के अधरों की उपमा पके हुए बिंब फल से की है। ठीक है, तो उपमा अलंकार होता है ना, जैसे किसी चीज़ की किसी और चीज़ से तुलना करना, या उसकी तुलना करना या फिर उसकी उपमा देना, कि उन्हें इसमें किस तरह से किया उन्होंने कि जो नायिका के अधर हैं, जो नायिका के होंठ हैं, वो कैसे लग रहे हैं? जैसे कि पके हुए फल होते हैं। तो संयोगिता के चमकते मस्तक पर लगे कस्तूरी तिलक की कल्पना कवि ने नवचंद्र की गोद में बैठे मृग के साथ की है। मृग होता है हिरण। ठीक है, तो गोद में बैठे हुए हिरण के साथ तुलना की है। किसकी? संयोगिता के चमकते मस्तक पर लगे कस्तूरी तिलक की कल्पना उन्होंने ऐसे की है, ऐसा लगता है कि चांद की गोद में मृग बैठा हुआ है। एक ही स्थान पर कवि चंद्र ने देवी विषयक नक्षिक का वर्णन किया है, और यहाँ कवि ने सरस्वती देवी की आराध्या बनाकर उनके सौंदर्य का वर्णन किया है कि सरस्वती देवी कितनी सुंदर हैं, उनके नक्षिक का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो इसी तरह उनका जो सौंदर्य चित्रण था चंद बरदाई का, बहुत ही अतुलनीय था।
अब पढ़ते हैं उनकी अगली विशेषता, साहित्यिक विशेषता, वो है युद्ध चित्रांकन। चूँकि पृथ्वीराज रासो वीर काव्य है, हमें पता है कि वीर गाथात्मक काव्य है, इसलिए इसमें युद्ध स्थलों, युद्ध के लिए सुसज्जित सेनाओं आदि का अभूतपूर्व वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो में मुख्यतः 2 युद्धों का जीवंत रूप देखने को मिल रहा है। तो 2 युद्ध मेन थे पृथ्वीराज रासो के जीवन के, उनका जो जीवंत रूप है इस पृथ्वीराज रासो वीर काव्य में हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पहला है पृथ्वीराज जयचंद्र युद्ध और दूसरा है पृथ्वीराज का शहाबुद्दीन गोरी के साथ युद्ध। कवि ने युद्धों की साज सज्जा, सज्जित सेना और पारंपरिक युद्धों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। उनकी अगली विशेषता है श्रृंगार और वीररस की प्रधानता। कि चंद-बदाई के काव्य में श्रृंगार और वीररस की प्रधानता रहती है। पृथ्वीराज रासो में श्रृंगार और वीररस का अद्भुत संयोजन उन्होंने किया है। पृथ्वीराज रासो की नायिकाओं और उनकी सखियों के रूप चित्रण, पृथ्वीराज की प्रेम वर्णन आदि अनेक स्थलों पर श्रृंगार रस की अद्भुत छटा देखने को मिलती है। नारियों की संयोग वियोग दशाओं का वर्णन अत्यंत प्रभावशाली रूप से किया है कि जैसे उनकी रानियां थीं, जब उनसे मिलती थी तो वो संयोग दशा होती है और जब उनसे बिछड़ती है तो वियोग दशा होती है। उसका संयोग और वियोग दशाओं का वर्णन भी बहुत प्रभावशाली रूप से चंद-बदाई ने किया है। पृथ्वीराज की अनेक रानियां थीं जैसे कि पद्मावती, इच्छनी, संयोगिता आदि के सौंदर्य वर्णन में श्रृंगार रस के प्रमुखता सभी तत्वों का वर्णन किया गया। तो श्रृंगार रस में जितने भी तत्व होते हैं सभी तत्वों का वर्णन चंद-बदाई ने पृथ्वीराज रासो में किया है। इसके अलावा एक और उनकी साहित्यिक विशेषता थी ज्योतिष वर्णन। कवि चंद-बदाई ज्योतिष के महान विद्वान थे। रेवा तट समय में उन्होंने अपने एक छंद में ज्योतिष विद्या का मानो निचोड़ ही रख दिया हो। पृथ्वीराज चौहान ने गोरी की सेना को नज़दीक जानकर युद्ध की तैयारी कर ली थी। अभी हम रेवा तट पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में, उसमें हम देखेंगे कि क्या हुआ था, कहाँ पर रेवा युद्ध के कितने सर्ग हैं, और हम उनको थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ेंगे। तो उसमें क्या हुआ था कि जब रेवा तट पर गोरी की सेना नज़दीक आ गई थी तो उनको समझ में आ गया था, क्योंकि उन्हें ज्योतिषी का ज्ञान था चंद-बदाई को, तो उन्होंने कहा था कि युद्ध की तैयारी शुरू कर दो। इसी प्रसंग में कवि ने बताया कि शुभ मुहूर्त के अनुसार पृथ्वीराज ने पंचमी तिथि मंगलवार को, यानी कि पंचम तिथि होती है, जैसे चौदश और अष्टमी होती है, 15 दिन तक चलता है ना, एका, दुआ, तिया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी वगैरह। तो पंचमी तिथि को उस दिन मंगलवार था, वहाँ पर उन्होंने शुभ मुहूर्त निकाला था कि गोरी की सेना के ऊपर चढ़ाई कर दी जाए। ठीक है, तो इस तरह से उनको ये कह सकते हैं हम कि उनको ज्योतिषी का ज्ञान भी बहुत था। तो ये तो थी उनकी साहित्यिक विशेषताएं। अब पढ़ लेते हैं हम चंद-बदाई की भाषा शैली कैसी थी। कवि चंद-बदाई भाषा के धनी थे। उन्होंने स्वयं अपने आप को षट भाषा का ज्ञाता बताया है। उन्होंने बताया है, एक इसमें दोहे में देखिएगा कि उन्हें 6 भाषाएं आती हैं। उन्होंने गिनवाया भी है, जैसे पहली संस्कृत, प्राकृतिक, जैव, अपभ्रंश, पिशाचिका। 4 तो ये हो गई, संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश और पिशाचिका। फिर है मागधी और शोरसैनी। ठीक है, तो ये 6 भाषाएं उन्हें आती थी। इसका वर्णन भी उन्होंने अपने उसमें किया है। वन, नदी, पर्वत, युद्धकालीन दृश्य, रेती कली वर्णन आदि के संदर्भ में उन्होंने अपने भाषा चयन का अद्भुत प्रदर्शन किया है। युद्ध वर्णन में उन्होंने जहाँ डिंगल भाषा का प्रयोग किया, तो वहीं प्रेम, सौंदर्य, श्रृंगार के वर्णन में उन्होंने पिंगल भाषा का प्रयोग किया है। डिंगल होती है अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा, और पिंगल होती है अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा। ठीक है, तो उन्होंने डिंगल और पिंगल का भी प्रयोग किया है। युद्ध वर्णन में उन्होंने डिंगल भाषा का प्रयोग किया है ज़्यादा, और प्रेम, सौंदर्य, श्रृंगार रस में पिंगल भाषा का प्रयोग किया है। चंद-बदाई ने अपने रासो ग्रंथ में संस्कृत, फारसी, अरबी, अपभ्रंश, देशज, राजस्थानी, ब्रजभाषा, पंजाबी आदि भाषाओं का प्रयोग किया है, परंतु रासों में अनेक प्रक्षिप्त अंश जुड़ने के कारण भाषा अस्त व्यस्त हो गई है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा उन्होंने भाषाओं का प्रयोग किया, जिसके कारण जो पूरी भाषा थी ना वो अस्त व्यस्त हो गई है। तो उसमें एक रूपता दृष्टिगोचर नहीं होती और व्याकरण का रूप भी अव्यवस्थित दिखाई देता है। तभी पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो में कवि चंद-बदाई ने लगभग 72 छंदों का प्रयोग किया है। ठीक है, और उन 72 छंदों में छप्पई नाम का छंद प्रधान है। छप्पई छंद को उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। चंद-बदाई ने रासों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अलंकारों का बहुतायत में प्रयोग किया है। तो छंदों का तो प्रयोग किया है, साथ में जो अलंकार यूज़ किए हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा किए हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये कौन से अलंकार होते हैं, जो हम व्याकरण वाली वीडियोस बनाएंगे आपको वहाँ पे डिटेल में समझाएंगे। तो ये था आज की वीडियो का विषय। अगले में हम पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पृथ्वीराज रासो के रेवा तट सर्ग का कथानक। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आ जाता है।
तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम तट पर जो भी सर्ग थे वो पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आदिकाल का, तो उससे रिलेटेड जो भी यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो करेंगे। साथ ही अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं यूपीएससी के, पीसीएसजे के और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के साथ साथ जो हमारे एकेडमिक एग्ज़ाम्स होते हैं, ग्रामर तो और हिंदी साहित्य तो वही रहता है। तो ये वीडियो उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर जिनकी साहित्य में रुचि है वो भी साहित्य को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ हमारे चैनल पे विजिट करके पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।